नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होने पर शुभ अवसर पर भोपाल में शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर युवा बीजेपी नेता राहुल चौरे भी उपस्थित थे। पंधाना विधानसभा से जीत के बाद से बीजेपी प्रत्याशी छाया मोरे में खुशी का माहौल दिखा। आपको बता दें कि मतदाताओं का उन्होंने आभार व्यक्त करके गांव-गांव तक वो भ्रमण कर रही हैं। मंगलवार को 6 गांव माखण, भैरूखेड़ा, चिड़गोहन गांव में पहुंचकर उन्होंने वहां पर मतदाताओं का आभार व्यक्त किया, जहां पर उन्होंने घर घर जाकर मतदाताओं का आभार जताते हुए गांव में मूलभूत सुविधाएं देना और विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। वहीं मोर ने कहा कि बीजेपी संगठन के एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत से ही मुझे 28,000 मतों से जिताया है। मैं संगठन और कार्यकर्ताओं के विकास पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करूंगी। मोरे के गांव पहुंचने पर ढोल ताशों के साथ उनका स्वागत किया गया। वहीं मंच पर उनका सम्मान भी किया गया। नर्मदापुरम सोहागपुर विधानसभा के विधायक विजयपाल सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी की प्रचंड जीत होने पर शुभकामनाएं दी है और खुशी भी जाहिर की। नर्मदापुरम से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर विधायक विजयपाल सिंह ने बीजेपी को बधाइयां दी है। बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर के उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को बधाइयां दी है। इस मौके पर उन्होंने खुशी भी जाहिर की। सिवनी मालवा की बावरी रेत खदान पर पोकलेन मशीन लगाकर क्षेत्र में लगातार रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। वहीं प्रशासन और माइनिंग अधिकारी अपनी आंखों पर पर्दा डाले बैठे हैं। इसको लेकर के क्षेत्रीय मीडिया भी लगातार खबरें चला और छाप रहा है। कुछ दिन पहले ही मालवा गांव के लोग एसडीएम को रेत के अवैध खनन के खिलाफ ज्ञापन देकर शिकायत किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। प्रशासन रेत माफियाओं के आगे कमजोर नजर आ रहा है। वहीं अवैध खनन से प्रशासन को रोजाना लाखों रुपए का माफिया चूना लगा रहे हैं। तो नर्मदापुरम से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर रेत माफियाओं और खनन माफियाओं के आगे कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो कमजोर दिख रहा है। ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले डीएम को इस मामले में ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ग्रामीणों को भी इससे बड़ा नुकसान है। और इससे संबंधित शिकायत भी उन्होंने डीएम को दी थी, लेकिन बावजूद उसके धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन चल रहा है। रेत माफियाओं का दबदबा इलाके में चल रहा है। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी और हम अभी खड़े हैं होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील की बाबरी खदान पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी ही गाड़ियां यहाँ भरी जा रही है, जबकि इसकी रॉयल्टी नहीं है। और यहाँ पोकलेनों से काम हो रहा है, मजदूरों से नहीं बल्कि नर्मदा में पोकलेन उतारी जाती है। पोकलेन उतारना वर्जित है, नियम के खिलाफ है, उसके बावजूद यहाँ पोकलेन से काम किया जा रहा है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कितनी ही गाड़ियां खड़ी है, जिसमें पनडुब्बी लगा के यहाँ से रेत निकाली जाती है। अब देखना ये है कि यहाँ की जो प्रशासनिक अधिकारी है, क्या उनके ध्यान तक ये बात नहीं जाती, जाने के बाद भी उनके कान पे जू क्यों नहीं रेंगती। इस तरह से नर्मदा का दोहन किया जा रहा है। राजपत्र अधिनियम के क्या क्या नियम है? क्या पोकलेन उतारी जा सकती है, लोडर से काम किए जा सकते हैं, पनडुब्बी से रेत निकाली जा सकती है? देखिए, जो हमारे जो रेत नियम में प्रावधान है कि जो अनुमतियां हैं उनमें यदि मशीन का उल्लेख होगा तो मशीन यूज हो सकती है। माइनिंग प्लान में यदि है तो चीजें यूज हो सकती है, और ये नर्मदा नदी में तो मशीन प्रतिबंधित है। मशीन प्रतिबंधित। आपके यहाँ की सिवनी मालवा तहसील की बाबरी खदान, क्या उसकी रॉयल्टी हो चुकी है सर? नहीं, हमारे जिले में अभी सिवनी मालवा अभी संचालित खदान नहीं है। संचालित नहीं है। लेकिन सर हम कल जाते हैं, हम जाके ऑन लोकेशन देखते हैं कि वहाँ पे रेत भरी जा रही है
और वहाँ पे पोकलेन मशीनों का और पनडुब्बी का यूज़ किया जा रहा है। रात को 8 बजे के बाद दूसरी खदान की रॉयल्टी पे रेत भेजी जा रही है। तो अवैध परिवहन वहाँ से हो रहा है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, खनिज विभाग द्वारा पुलिस और राजस्व विभाग के सहयोग से नियमित कार्रवाई की जाती है। अभी चूंकि पूरा अमला चुनाव में लगा हुआ था, अब हमारा जो जिला है 3 ग्रुपों में 171 करोड़ में गया है और तीनों जो है अनुबंध हो चुके हैं, जिसमें से 2 खदानों 2 ग्रुपों के। और जैसा आप सूचना दे रहे हैं, क्योंकि बाबरी में अपोजिट साइड में भी, सीहोर जिले में भी बाबरी में खदानें हैं, बट ये इसको जांच करके हम देखेंगे। यदि गलत पाया जा रहा हो तो कार्रवाई की जाएगी। सर, अधिकारी को फोन लगाने के बाद फोन नहीं उठाना और उनका जवाब नहीं देना, ये किस और इंडिकेशन करता है? आप क्या मानते हैं? नहीं, फ़ोन तो आम जन हो या कोई भी हो, उनका फ़ोन तो उठा के कार्रवाई करना चाहिए। अगर जो भी हम जानकारी आपसे प्राप्त कॉल हो। कर पे बात करना चाहते हैं, अगर हम उसी जगह खड़े और वहाँ पे अवैध काम हो रहा है, देन आप कॉल नहीं उठाते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार यही होता है, तो इसको क्या मान सकते हैं सर? देखिए, सूचना मिलने पर कार्रवाई की जाती है और इसमें सभी विभागों का बराबर सहयोग मिलता है और अर्थदंड हमारे यहाँ काफ़ी प्रकरण बना के किए गए हैं। जो हम आपको बता रहे हैं, ऑन लोकेशन हम देख कर आए हैं, उसके अनुसार आप क्या कार्रवाई करेंगे सर बाबरी खदान? बिल्कुल, वहाँ पे जो है संयुक्त रूप से टीम बना के वहाँ पे जांच की जाएगी और कुछ भी अवैध पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। सर, रात को अवैध काम होता है, दिन में अगर आप कार्रवाई करते हैं देन कुछ नहीं मिलता है। रात में भी पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की जाती है और ये कहना गलत है कि हमने दिन में नहीं मिलता है। दिन में भी और रात में भी हमारे द्वारा पुलिस और राजस्व विभाग के द्वारा सहयोग से हम कार्रवाई करते हैं। मध्य प्रदेश में 1,07,000 मतों से जीतने वाले विधायक रमेश मेंदोला को गृह और परिवहन मंत्री की नेम प्लेट हाथ में पकड़े हुए एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर के विधायक मेंदोला ने आपत्ति दर्ज कराई है और पुलिस कमिश्नर को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। मेंदोला ने अपने पत्र में फोटो से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है और इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि विधायक मेंदोला का पत्र लिख के जानकारी मिली थी, अब इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। तो खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक की फोटो के साथ छेड़छाड़ की खबरें सामने आई है। विधायक रमेश मेंदोला की यह खबर सामने आ रही है, जहां पर उन्होंने पुलिस को शिकायत दर्ज की है कि उनकी जो फोटो है उस पर छेड़छाड़ की गई है और जिसको लेकर के उन्होंने सीधे थाने जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। एक लिखित पत्र भी उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री की नेम प्लेट के साथ जो है मेरा फोटो वायरल हो रहा है, जो पूरी तरीके से फेक है और किसी ने ये हरकत की है, जिसके लिए उन्होंने छानबीन करने की मांग की है। साथ ही पत्र लिख के शिकायत भी दर्ज कराई है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ा की जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े स्कूटी सवार बदमाशों ने गोगामेड़ी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद से बदमाश मौके से फरार हो गए। गोगामेड़ी को इलाज के लिए मेट्रो मास हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार श्यामनगर जनपद पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी घर के बाहर खड़े थे और इसी दौरान स्कूटी पर 2 बदमाश आए और बदमाशों ने गोगामेड़ी पर 2 राउंड फायर किए और फरार हो गए। तो खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या कर दी गई और हत्या से सनसनी फैली हुई है। बीते कल ये हत्या की गई थी, जिसके बाद से वीडियो भी सामने आया है। हालांकि कुछ बदमाश जो थे वो स्कूटी में बैठ करके आए थे। सीसीटीवी के अनुसार ये देखा जा सकता है कि कुछ जो बदमाश थे वो स्कूटी में बैठकर आए, जिसके बाद से उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी करणी सेना के अध्यक्ष पे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। लेकिन बावजूद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन में जुट रही है और इसका हर तरीके से, हर एंगल से जांच करने को तैयार है, जांच कर रही है। लेकिन ये बहुत ही परेशान कर देने वाला मामला है कि स्कूटी सवार बदमाश आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। 2 बदमाश इस फुटेज में देखे जा सकते हैं, जहां पर वो करणी सेना के अध्यक्ष पे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिख रहे हैं।
विधानसभा चुनाव के बाद से मध्य प्रदेश एक बार फिर भगवामय हो गया है। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ ही अपनी जीत दर्ज करवाई है, जिसमें पंधाना विधानसभा में कांग्रेस से बीजेपी में आई छाया मोरे ने भी अपनी जीत को दर्ज करवाकर इतिहास लिखा है। छाया मोरे का छैगांव माखन नगर में विजयश्री होने के बाद से प्रथम आगमन पर बीजेपी के छैगांव माखन मंडल और चिचगोहन मंडल के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने ढोल धमाके के साथ शानदार आतिशबाजी की। इस अवसर पर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर, जितेंद्र कमल पंचोर सहित अनेक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे और इस अवसर पर पड़ावा चौक पर एक सभा भी आयोजित की गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी नाबाद कार्यकर्ता, हमारे सांसद, राज हमारे जिले के अध्यक्ष, हमारे पंधाना के प्रभारी जी, आदरणीय हमारे सहयोगी और हमारे जनसंपर्क के प्रभारी जी, सभी मंडल के अध्यक्ष, साथ में युवा मोर्चा, सभी मोर्चा प्रधान मोर्चा, सभी मोर्चा जिले के हमारे जो कमेटी है, सभी ने बढ़ चढ़ के बहुत काम किया और आज इतना प्रचंड बहुमत मिला और हमारे पंधाना विधानसभा के परिवार के मतदाताओं ने जो आभार सम्मान किया है, प्रचंड बहुमत दिया है, बहुत अच्छा लगा। और वहीं नर्मदापुरम के कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और जिला पंचायत सीईओ एसएस रावत ने अधिकारियों के साथ समस्याओं पर गंभीरता से सुनवाई कर उसका निराकरण किया। बता दें कि जन सुनवाई में आए 15 आवेदनों पर सुनवाई की गई। वहीं उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही पिछली जन सुनवाई में आए आवेदनों के निराकरण की स्थिति की भी जानकारी ली। वहीं जन सुनवाई में नर्मदापुरम निवासी शैल शर्मा ने उनके आवासीय भूखंड को व्यावसायिक भूमि में परिवर्तन किए जाने के संबंध में आवेदन दिया और इस प्रकार कविता मेहरा ने आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में आवेदन दिया। इस दौरान जन सुनवाई में संयुक्त कलेक्टर अनिल जैन, सीएमओ नवनीत पांडे सहित अन्य सभी विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो नर्मदापुरम से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जन सुनवाई की गई और इस जन सुनवाई में तकरीबन 15 लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया और साथ ही इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। जो पिछली सुनवाई में आवेदन लिए गए थे उनकी स्थिति को जाना गया और जो इस सुनवाई में आवेदन आए रहे हैं, जिनका संभव हो सका उनका मौके पर निस्तारण किया गया और नहीं तो जिनका संभव नहीं हो पाया उनसे संबंधित जो विभागीय अधिकारी हैं उनको जल्द से जल्द इन समस्याओं का निराकरण करने के दिशा निर्देश दिए गए। इंदौर की एरोड्रम पुलिस ने रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर में चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लाखों के सोने चांदी की ज्वेलरी के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि रिटायर्ड बैंक मैनेजर के मकान की खिड़की को तोड़कर अज्ञात आरोपी ने घर में रखे सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया था, जिसकी कीमत तकरीबन 14 लाख रुपए बताई जा रही है। फरियादी विष्णुकांत ओझा द्वारा पूरे मामले की सूचना एरोड्रम पुलिस को दी गई थी, जिसको लेकर के पुलिस ने एक टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य चोरी के मामलों में भी पूछताछ उनसे शुरू की गई है। तो इंदौर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर पर इसने हाथ साफ किया था। शिकायत मिलने के बाद से पुलिस ने छानबीन शुरू की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद से तकरीबन 14 लाख के जो गहने उसने चोरी किए थे उन्हें जब्त किया गया और आरोपी जो है उसको भी सलाखों के पीछे डाला गया।
खिड़की तोड़कर ये चोर घुसे थे घर में। रिटायर्ड बैंक मैनेजर तो था और 14 लाख रुपए के जेवरात लेकर के फरार हो गए थे। चोरी किए गए गहने भी आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं जिन पर चोरों ने हाथ साफ किया था। 14 लाख के गहने बताए जा रहे हैं जिन पर खिड़की तोड़कर घर में घुसे थे ये चोर, जिसके बाद से उन्होंने 14 लाख के सोने चांदी के जो जेवरात थे उन पर हाथ साफ किया था, जिसके बाद से पुलिस ने अब इनको गिरफ्तार कर लिया है। बैंक मैनेजर है विष्णुकांत ओझा, इनके घर में इनकी जो बहू थी उनको अपनी भतीजी की शादी में जाना था जयपुर, तो उसके चलते ये मतलब इन्होंने कुछ ज्वेलरी वगैरह अपने घर में लाके बैंक के लॉकर से रखी थी। ये करीब 22 तोला के आसपास ज्वेलरी होगी। तो उसमें ये जो जैसा कि इन्होंने फरियादी ने बताया, उसके बाद में उसी दिन उनके घर में ये चोरी हुई और चोरी में उनके जो आरोपी है उसने इनके घर से सोने चांदी के जेवरात और कुछ कैश जो है वो चोरी किया। नरसिंहगढ़ में 5 साल की लड़की बोरवेल में गिर गई। बता दें कि बोरवेल खेत पर कुछ दिन पहले ही करवाया गया था, जो कि 300 फीट गहरा है। 30 फीट पर बालिका भी उलझी हुई है। तो नरसिंहगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक छोटी बच्ची 5 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई। खेत के पास ही ये बोरवेल कुछ दिन पहले कराया गया था, जिसके बाद से अब खबर ये सामने आई है कि 5 साल की एक छोटी सी बच्ची उस बोरवेल में गिर गई और फिलहाल उस बच्ची को निकालने की कोशिशें जारी हैं। तस्वीरों में बच्ची को भी आप देख सकते हैं और बोरवेल को भी देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि 30 फीट के आसपास ये बच्ची फंसी हुई है और 300 फीट गहरा ये बोरवेल बताया जा रहा है, जिसके बाद से प्रशासन हरकत में जरूर आया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कितना समय उस बच्चे को निकालने में लगता है, क्योंकि बोरवेल में जो होल है आप देख सकते हैं कितना छोटा है और 30 फीट पर वो बच्ची अटकी हुई बताई जा रही है, लेकिन 300 फीट इसकी पूरी गहराई बताई जा रही है। और वहीं नरसिंहगढ़ में एक मासूम बच्ची बोरवेल में गिर गई, जिसके बाद से प्रशासन को सूचना दी गई और मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू टीम ने कड़ी मेहनत कर माही को सकुशल निकाल लिया है। दरअसल 4 पोकलैंड मशीन, 5 जेसीबी मशीन, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय प्रशासन मिलकर इन्होंने रेस्क्यू किया, जिसके बाद से बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। एम्बुलेंस में सारी लाइफ सपोर्ट मेडिसिन के साथ में डॉक्टर्स की टीम के साथ में उसको बचाव अस्पताल ले जा रहे हैं। वहाँ से उसको कोई और बेहतर इलाज की अगर जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली प्रशासन उसको बहुत बेहतर इलाज प्रदान करेगा। पूरी टीम को, स्थानीय ग्रामीण वासियों को, हमारे प्रशासन के सभी कर्मचारियों को, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमारे पुलिस के साथी, होमगार्ड के साथी, हमारे ग्राम के कोटवार, हमारे एसडीएम साहब, हमारे कलेक्टर साहब, हमारे नायब तहसीलदार साहब, पटवारी, हमारे मीडिया के बंधु, लगातार हम सभी का हौसला बढ़ाया और आज इस ऑपरेशन को हम लोगों ने एक अच्छा ऑपरेशन के रूप में एक पखवाड़े के बाद भैरव अष्टमी को भगवान ओंकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग मालवा भ्रमण से ओंकारेश्वर आए गए। मंदिर संस्थान के सहायक कार्यपालन अधिकारी अशोक महाराज और पंडित आशीष दीक्षित ने बताया कि कार्तिक माह की गोपाष्टमी को भगवान ओंकारेश्वर मालवा भ्रमण के लिए जाते हैं और इस दौरान दोपहर का भोग शयन आरती बंद रहती है। भैरव अष्टमी से भोग आरती शयन पूजन शुरू होता है, जिसमें 251 किलो मिठाई सहित 56 भोग लगाए जाते हैं। सुपरवाइजर दीपक मालाकार और पंडित जय दीक्षित ने बताया कि वरिष्ठजनों के मार्गदर्शन में प्रभु भोलेनाथ के मालवा भ्रमण से लौटने पर श्रद्धा भाव से ज्योतिर्लिंग भगवान का पूजन कर
मिठाई का भोग लगाया जाता है और ये प्रसाद सभी श्रद्धालुओं में बांट दिया जाता है। ये धार्मिक कार्यक्रम मंदिर के सभी कर्मचारी आपस में मिलकर आयोजित करते हैं। इंदौर में एक दिव्यांग महिला अपने पति के साथ मदद की उम्मीद के लिए कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंची। महिला आर्थिक तंगी से ग्रस्त चल रही थी, जिसे स्वयं के घरेलू व्यवसाय के लिए स्कूटी की जरूरत महसूस हो रही थी। कलेक्टर ने पूरे मामले को समझते हुए दिव्यांग महिला को रेड क्रॉस से स्कूटी स्वीकृत की गई। साथ ही 2 लाख की विवाह प्रोत्साहन राशि दिलवाने में भी उसकी मदद की गई। एक है ना, आई थिंक बड़वानी की थी, एक है ना दिव्यांग लड़की थी। आई थिंक 75% है ना उनका दिव्यांगता था। मतलब उनकी कपल ने बहुत अच्छे तरीके से ना काम कर रहे हैं कि टिफिन सेंटर है ना खोल करके, बट कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति खराब है और शासन की ओर से एक दिव्यांग को है ना विवाह करने के समय पे दिव्यांग को प्रोत्साहन राशि है ना 2 लाख रुपए मिलता है। सबने बड़वानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी मैंने बात किया है। 2019 में उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, कहीं ना कहीं ना उसका प्रोसेस नहीं हुआ, वो उसका बात करके कलेक्टर ने भी आश्वासन दिया है कि उसको तत्काल 2 लाख रुपीस का ना राशि दिया जाएगा। आज हम लोगों ने उनकी ना इजी मूवमेंट के लिए हम लोगों ने एक रेट्रोफिटिंग है ना स्कूटी भी है ना सैंक्शन कराया। सर मेरी शादी तो बहुत कठिन दौर से हुई है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये कहूँ कि भगवान से चुरा के लाई हूँ इनको किस्मत से। तो उसके बाद थोड़ा सा फैमिली इशू रहा, अभी भी है थोड़ा सा, पर मनाना ये तो अब सब रुठना मनाना तो चलता रहता है। उसके बाद लॉकडाउन आया जो हमारी लाइफ को पूरा डिस्ट्रॉय कर चुका था, पूरा खत्म कर चुका था। पर फिर भी हम दोनों ने हिम्मत करके सोचा कि अब थोड़ा सा कुछ और नया करते हैं। कुछ और नए में फिर हमने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करी, और कोचिंग क्लासेस पुरानी है जो कर रही हूँ मैं, होम घर जाके भी पढ़ाती हूँ, घर पे भी बच्चे आते हैं, और टिफिन सेंटर मैंने अभी स्टार्ट किया है। गंजबा सौदा में शासकीय शिक्षक के घर पर चोरों ने दिन दहाड़े निशाना बनाते हुए धावा बोल दिया, जिसमें नकदी और सोने के आभूषण चोरी कर शातिर चोर मौके से फरार हो गए। कलेक्टर रीवा के आदेशानुसार आरटीओ रीवा के निर्देशन में परिवहन विभाग ने नगर निगम रीवा और समान थाना पुलिस के साथ मिलकर अवैध रूप से संचालित ट्रैवल्स एजेंसियों पर नए बस स्टैंड पर कार्रवाई की है। नए बस स्टैंड रीवा पर काफी दिनों से शिकायतें आ रही थी कि यात्रियों से किराए के नाम पर इन ट्रैवल्स एजेंटों के द्वारा यात्रियों से नागपुर, भोपाल, इंदौर की बसों के लिए शासन की तरफ से निर्धारित किराए से ज्यादा किराया लिया जा रहा है, जिसमें यात्रियों की काफी उनको परेशानियां हो रही थी। इस कार्रवाई में आरटीओ रीवा के साथ परिवहन सुरक्षा स्क्वाड रीवा, प्रभारी समान पुलिस थाना, नया बस स्टैंड के स्टाफ के साथ नगर निगम रीवा अतिक्रमण प्रभारी और उनकी टीम भी शामिल रही। वहीं कार्रवाई में परिवहन विभाग से 68,900 रुपये का राजस्व वसूला गया। सनावद में निजी अस्पताल से रेफर की मौत पर हंगामा हो गया। वहीं आपको बता दें कि परिजनों ने निजी अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज से में लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। परिजनों ने शव को रखकर हंगामा किया। वहीं मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी पहुंचे। आगे की जांच फिलहाल जारी है। साई हॉस्पिटल करके सनावद में है, उसमें प्रमिलापति इंदर पेशेंट थी। उसका ऑपरेशन हुआ था, बच्चेदानी में गठन का इलाज चल रहा था। उसको बड़वा रेफर किया जाना हॉस्पिटल प्रबंधन ने बताया। तो उसकी डेथ होने के बाद परिजन उस हॉस्पिटल के सामने शव को रख करके उसको सील करने का मामला, मतलब उनकी मांग थी, तो हमने मुख्य द्वार को सील कर दिया।
हमारा मध्य प्रदेश देख रहे थे आप। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।